गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बीएससी बीएड सेकंड ईयर एंड बीएससी फर्स्ट ईयर। आज हम न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर थर्ड। लेक्चर नंबर थर्ड में हम आज क्या पढ़ेंगे? हाउ टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट, हाउ टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट। अभिक्रिया की दर को कैसे निर्धारित करें, अभिकारक के अभिक्रिया की दर को कैसे निर्धारित करें, उत्पाद की अभिक्रिया की दर को कैसे निर्धारित करें। उससे पहले हमें रेट ऑफ रिएक्शन की एक परिभाषा, हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि क्या मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। समय के सापेक्ष सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? किस नाम से जानते हैं? अभिक्रिया की दर के नाम से जानते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से जानते हैं। आज हम कैलकुलेट करेंगे इसको, गणना करेंगे इसकी कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं बच्चों। कैलकुलेशन करने के लिए, डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले मैं एक केमिकल रिएक्शन लेता हूं। आई सपोज दैट ए रिएक्टेंट है, केमिकल रिएक्शन शो कर रहा हूं मैं। ए रिएक्टेंट ने बी प्रोडक्ट बनाया आफ्टर सम टाइम बाद, जिसकी स्टोइकियोमेट्रिक, जिसका नंबर एक नंबर इसका, एक नंबर इसका है। इसका मतलब क्या है? जब भी किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे जो नंबर लगाते हैं उसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक। अब सर ये स्टोइकियोमेट्रिक क्या होती है? स्टोइकियोमेट्रिक वो नंबर है जो किसी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लगाया जाता है। रस समितिकरण हिंदी में बोलते हैं इसको। रस समितिकरण वो संख्या है जो किसी अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए उसके उत्पाद और अभिकारक के आगे लगाया जाता है। ये बात क्लियर हुई। तो ए रिएक्टेंट है जो कि बी प्रोडक्ट बनाता है आफ्टर सम टाइम या कुछ समय बाद। मैंने क्या माना? आई सपोज दैट, लेट अस सपोज दैट कि टी समय 0 पर, टी टाइम 0 पर ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए नोट है, मतलब कंप्लीट ए नोट। 0 मतलब, यहाँ 0 मतलब 0 समय पर, 0 टाइम पर एक प्रोडक्ट की, ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है? ए नोट है। तब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? रिएक्शन हुई नहीं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, उत्पाद की सांद्रता तो 0 होगी, है ना। यहां तक बात समझ में आई बच्चों? तो टी टाइम जैसे ही आफ्टर सम टाइम बाद क्या हुआ, कुछ समय जैसे ही बीता, टी टाइम टी इज इक्वल टू टी, मतलब कुछ समय बाद, यानी हो सकता है 10 सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद, 5 मिनट बाद, इसकी कंसंट्रेशन 80 रह गई। कितनी रह गई? 80 रह गई। और इसकी कंसंट्रेशन बीटी बन गई। इसका मतलब ए नोट से 80 और ये 0 से बीटी कंसंट्रेशन होगी। हम इसको सपोज कर रहे हैं। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ए नोट की कंसंट्रेशन जब ए टी में कन्वर्ट होती है तब डिक्रीमेंट आता है या इंक्रीमेंट आता है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि ए नोट से 80 हो गई कंसंट्रेशन, मैंने सपोज किया है। तो 80 की वैल्यू लो होगी या हाई होगी आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद? बताओ बच्चों, ए नोट की वैल्यू 80 से ज्यादा होगी या कम होगी? जल्दी लिख के बताओ। हाँ शाबाश, 80 की कंसंट्रेशन में कमी आ रही है। आपको पता है अगर रिएक्टेंट खुद अपने आप को, रिएक्टेंट खुद खत्म होगा तभी जाके प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट, इसका मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट आएगा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इंक्रीमेंट आएगा। तो ए नोट से 80 में कन्वर्ट हो रहा है। अब मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं। मैंने वैल्यू निकाली कि 80 इज इक्वल टू ए नोट माइनस एक्स। मैं ये सपोज कर रहा हूं कि एक्स कंसंट्रेशन कम हो रही है किसकी? रिएक्टेंट की। अगर मैंने माइनस किया ए नोट में से एक्स को माइनस किया तो मेरी वैल्यू आ गई 80 की। तो आपको पता है जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट आता है उतना ही इंक्रीमेंट आता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में। जितना अभिकारक कम होगा उतना उत्पाद बनेगा। ये कॉमन सेंस की बात है। तो बी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, है ना। जितना रिएक्टेंट कम हुआ उतना प्रोडक्ट बन गया। तो बी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? इज इक्वल टू एक्स। ये 1 क्यों लगाया मैंने? एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप रिएक्टेंट के आगे जो भी स्टोइकियोमेट्रिक होगा, रिएक्टेंट हमने ए लिया है, ए के आगे जो भी स्टोइकियोमेट्रिक होगा, जो भी रस समीकरण होगा, उसको यहाँ लगा दो चुप करके, आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। -1x, मतलब आपने ये लिखना है कि -1x, माइनस, अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ क्या लिखते हैं? -2x, ए नोट
-2x, इससे हमारा डेरिवेशन करना सोल्व हो जाता। हम निकाल क्या रहे हैं बच्चों, हम निकाल रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे कैलकुलेट करें वो निकाल रहे हैं अपने। तो यहाँ तक बात समझ में आई। एक बात आपको ये पता ना कि AT की कंसंट्रेशन A नोट से कम होगी। A नोट वाली इनिशियल कंसंट्रेशन है, AT फाइनल कंसंट्रेशन है। ये तो है T समय 0 पर, ये T समय T टाइम पर कंसंट्रेशन। तो AT की कंसंट्रेशन A नोट से कम है। यहां तक बात समझ में आई। चलें आगे चलते हैं। शाबाश बच्चों, अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे हम क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकाल रहे हैं, यानी ए के खत्म होने की दर निकाल रहे हैं, ए अभिकारक के खत्म होने की दर निकाल रहे हैं, या समय के सापेक्ष ए का अभिक्रिया का दर निकाल रहे हैं। ए के सापेक्ष, समय के सापेक्ष अभिक्रिया की दर निकाल रहे हैं। ए क्या है, अभिकारक है, वो निकाल रहे हैं। हाउ टू कैलकुलेट, आपको ये बात पता है, मैंने ये डेफिनेशन समझाई हुई है कि समय के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू टाइम, with respect to time, change in concentration it is known as rate of reaction, या जिसका हम यहां ले रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में, चाहे वो रिएक्टेंट है चाहे वो प्रोडक्ट है, उसकी कंसंट्रेशन में चेंज ही क्या कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। इट इज नॉन एज रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन यहां पर इसको अपने रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन टाइम, टाइम में चेंज होगा तो कंसंट्रेशन को हमेशा बॉक्स में लिखते होते हैं और चेंज को डेल्टा से शो करते हैं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को बॉक्स में शो करते हैं। लेकिन किसकी कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं अपने, चेंज अपने किसकी कंसंट्रेशन में निकाल रहे हैं, ए की कंसंट्रेशन में। तो यहां मैं ए लगा दूंगा। तो चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष ए की सांद्रता में परिवर्तन। तो क्या बोलेंगे उसको, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ए रिएक्टेंट, है ना। ये वैल्यू आ गई। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं डेल्टा ए की वैल्यू पुटअप कर दूंगा। डेल्टा ए का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन। पहले इसकी कंसंट्रेशन क्या थी, मैं इसकी कंसंट्रेशन कैसे निकालूंगा, चेंज इन कंसंट्रेशन। आपको पता है कि फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस किया जाता है। तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या थी, 80 थी, जो अपने पीछे आई थी, ये रही, है ना। ये इसकी फाइनल कंसंट्रेशन है, ये इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये इसकी प्रारंभिक सांद्रता है ये वाली, और ये इसकी क्या है, अंतिम सांद्रता है। मैं अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस कर दूंगा तो AT माइनस A नोट कर दूंगा, और फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को माइनस कर दूंगा, है ना। तो मेरी वैल्यू आ जाएगी चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन टाइम आ जाएगा। तो AT माइनस A नोट, T माइनस 0 करने पर जब मैं इसको लिखता हूं तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं AT की वैल्यू पुटअप कर रहा हूं, और AT की वैल्यू पुटअप करने पर वैल्यू क्या, T माइनस 0 पर T क्या आता है, T आएगा। मैं यहाँ पर AT की वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, और आपको बताया कि मैंने क्या लिखवाई थी, AT की वैल्यू क्या लिखवाई थी मैंने, वहाँ पर A नोट माइनस एक्स लिखवाई थी, 1x, है ना। तो यहाँ पर मैंने पुटअप कर दी, डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू A नोट माइनस एक्स माइनस A नोट अपॉन T। तो इज इक्वल टू क्या आ गया, अगर इसको अपने काटें तो क्या आएगा, A नोट से A नोट कट गया तो माइनस का XT आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का XT आ गया, माइनस का x/t आ गया, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है ऑफ ए, है ना। ये माइनस का है, माइनस का सिंबल लगा लेना। ओके, तो ये वैल्यू मैंने पुटअप कर दी A नोट माइनस एक्स की यहाँ पर, और यहाँ पर पुटअप कर दी AT की वैल्यू। जैसे मैंने इसको कट किया तो मैंने कट कर दिया, तो क्या आंसर आया, माइनस का x/t। क्या ये सही है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि रेट ऑफ रिएक्शन आया है, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आई है x/t माइनस का, क्या ये वैल्यू सही है, जल्दी बताओ। नहीं बच्चों, कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव नहीं होता। आपको आज बताने जा रहा हूं, शायद आपको 12th क्लास में ना बताया हो ये बात। रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, है ना। आपकी स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। आप बाइक चला रहे हो, फटाफट आपने ब्रेक लगा दी, ऐसा नहीं आपकी बाइक की स्पीड पीछे चली जाएगी, बैक चली जाएगी। हमेशा बच्चों ये बात ध्यान रखना, या चाहे उसको नोट डाल के लिख लो, कभी भी स्पीड नेगेटिव नहीं होती, कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन ऋणात्मक नहीं होता। तो सर क्या करें फिर, इसके लिए क्या करें,
इसके लिए सर इस नेगेटिव को दूर करने के लिए क्या करें, मैं क्या करता हूं अपनी तरफ से, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं अपनी तरफ से इसके बाहर नेगेटिव लगा दूंगा। अब तुम ये लगा लेना नेगेटिव, मैं लगाता हूं अभी, रुको एक बारी, यहां अपनी तरफ से बाहर लगा लेना नेगेटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो यहां भी क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगा। अपनी तरफ से लगाना है, अपनी तरफ से, ठीक है ना। तो सर जो आपने अपनी तरफ से नेगेटिव लगाया है वो क्या बातें बताता है हमें, हमें वो क्या चीज़ एक्सप्लेन करता है जो मैंने अपनी तरफ से नेगेटिव लगाया है वाला, ये दो बातें बताता है। पहली बात तो ये नेगेटिव सिंबल हमें क्या इंडिकेट करता है कि ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, ए की सांद्रता धीरे धीरे कम हो रही है। दूसरी चीज, माइनस से लगाने से अपने आंसर को ये पॉजिटिव बन जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि रेट कैन नॉट बी नेगेटिव। माइनस सिंबल लगाने से, माइनस सिंबल दो चीजें बता रहा है जो मैंने अपनी तरफ से लगाया है, जो भी केमिस्ट अपनी तरफ से लगाते हैं उसका दो रीजन है। पहला रीजन, नेगेटिव यहां इंडिकेट करता है कि ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, ए की सांद्रता, ए अभिकारक की सांद्रता में कमी आ रही है। और दूसरी चीज, ए नेगेटिव लगाने से मेरा जो आंसर है वो पॉजिटिव में आएगा, तो पॉजिटिव में आने से रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता। बच्चों ये बात किन किन को समझ में आई है, ये बिल्कुल नई बात है। हमेशा आपने जो बाहर नेगेटिव लगाते हैं ये अपनी तरफ से लगाते हैं ताकि रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव ना आए। जो यहाँ जो ये जो आया ना बच्चों, ये जो नेगेटिव आया है ये रेट ऑफ रिएक्शन के बिहाफ पे नेगेटिव नहीं आया, ये जो नेगेटिव आया ये इंडिकेट करता है कि ए की कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट आ रहा है। बस यहाँ तक बात समझनी है। ये हमने क्या किया, रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन में हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, है ना। ए अभिकारक के सापेक्ष हमने क्या निकाला, अभिक्रिया की दर निकाली, जो कि x/t आई है। इसको नोट कर लो बच्चों, फिर चलते हैं आगे। एक बात और बच्चों, आप अभी नोट मत किया करो, अभी आप सुनो, जब भी आपको टाइम फ्री मिले शाम को तब जाकर के आप इसकी सारे लेक्चर को नोट किया करो। चलते हैं बच्चों आगे, शाबाश, थैंक यू। तो बच्चों एक बात नोट डाल के लिख लो कि रेट कैन नॉट बी नेगेटिव, सो इन द केस ऑफ रिएक्टेंट नेगेटिव साइन मस्ट बी इन द रेट ऑफ फॉर्मूला। जब भी आप रेट ऑफ फॉर्मूला लिखोगे तो आपको नेगेटिव साइन लगाना है ताकि रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव ना हो, है ना। दर कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह का उपयोग किया जाता है इसके फॉर्मूले में। शुरुआत में ही हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं, इसलिए नेगेटिव साइन लगाते हैं बच्चों। बात समझ में आई। तो ये तो हमने बात की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के खत्म होने की अभिक्रिया की दर की बात की हमने ए अभिकारक के बारे में बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के बारे में, प्रोडक्ट के रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी के बारे में बात कर रहे हैं, बी के बनने की दर के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। बी के बिहाफ पे रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं। आपको पता है कि बी एक प्रोडक्ट है, तो क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में भी चेंज आता है ना। वो क्या आता है, अपीयरेंस की फॉर्म में आता है, यानी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, यानी प्रोडक्ट बनता है, बनने की दर बोलते हैं उसको। तो इसको मैं देखूं तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन को बॉक्स में बंद करते होते हैं, बी लिख दिया, अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इतने समय में इतनी कंसंट्रेशन की फॉर्मेशन हुई बी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की, है ना। ये बी यहाँ बनाया था आपने, अगर आपको दिखाऊं तो मैं, ये रहा। हम अब इसके बारे में बात कर रहे हैं, हमने इसके बारे में बात कर ली। तो देखो अब मुझे चेंज निकालना है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी निकालना है। आपको पता है कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, इनिशियल कंसंट्रेशन थी इसकी बी, और फाइनल सॉरी गलत बोल गया मैं, इसकी फाइनल जो कंसंट्रेशन है वो बी टी, और इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है 0। आपको पता है जब भी हम अपने को चेंज इन कंसंट्रेशन निकालना हो तो फाइनल कंसंट्रेशन में से इनिशियल कंसंट्रेशन को माइनस करते हैं, अंतिम सांद्रता में से प्रारंभिक सांद्रता को माइनस करते हैं, BT - 0। ये T क्या है, T है फाइनल टाइम है, T टाइम फाइनल टाइम है, और 0 इनिशियल टाइम है। तो फाइनल टाइम में से 0 टाइम को, फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को, और फाइनल कंसंट्रेशन में इनिशियल कंसंट्रेशन को माइनस करते हैं, तो वैल्यू आ जाती है BT/T। क्या आ जाती है, BT/T आ जाती है। ओके, तो आपको पता है कि BT की वैल्यू क्या थी, पिछली क्वेश्चन में देखें तो BT की वैल्यू क्या थी, = 1x।
जो हमने ये बनाया था इज इक्वल टू 1xc, तो मतलब इतना प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई थी, इतने रिएक्टेंट की डिक्रीमेंट आया था, डिसअपीयरेंस हुआ था। तो इतना अब प्रोडक्ट क्या हो रहा है, अपीयरेंस हो रहा है ना। तो x बाई टी आ जाएगी, बी टी की वैल्यू क्या है, x है, और t की वैल्यू क्या है, t है ना। तो x बाई टी वैल्यू आ जाएगी। तो बी टी की वैल्यू मैंने यहाँ पुटअप कर दी, और t की वैल्यू t आपको पता ही है, तो x बाई टी आ जाएगी इसकी वैल्यू। बच्चों कितनी मज़ेदार बात यहाँ निकल के आई है। तुम एक बात नोट कर रहे होंगे कि दोनों की वैल्यू सेम आई है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की वैल्यू भी क्या आई है, x बाई टी। रेट ऑफ अपीयरेंस की वैल्यू भी क्या आई है, x बाई टी। इसका मतलब खत्म होने की दर और बनने की दर दोनों समान है। बात समझ में आई। जिस स्पीड से ए गायब हो रहा है ना, जिस स्पीड से ए गायब हो रहा है उसी स्पीड से बी बन रहा है। जिस स्पीड से ए डिसअपीयरेंस हो रहा है उसी स्पीड से बी अपीयरेंस हो रहा है ना। तो हमें ये बात समझनी है कि अगर उसके स्टाइकोमेट्रिक सेम है, ये स्टाइकोमेट्रिक वैल्यू सेम है 1 इज इक्वल टू 1, तो इसके खत्म होने की दर इसके बनने की दर के बराबर होगी। इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रेट ऑफ अपीयरेंस की इक्वल होगा अगर उसका स्टाइकोमेट्रिक वैल्यू सेम है। ये हमने निकाला। हमने क्या निकाला अभी तक, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाल लिया, रेट ऑफ अपीयरेंस निकाल लिया। अगर हम अपीयरेंस की बात करते हैं इसका मतलब हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट के बिहाफ पे रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं। अगर मैं बोलता हूँ डिसअपीयरेंस, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि मैं रिएक्टेंट के बिहाफ पे रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहा हूँ। तो यहाँ तक बात समझ में आई बच्चों। यहाँ पर नेगेटिव सिंबल नहीं आया, नेगेटिव सिंबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पर हमें सिंबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो x बाई टी वैल्यू यहाँ आ गई, x बाई टी वैल्यू यहाँ आ गई। इसका मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रेट ऑफ अपीयरेंस इज इक्वल है अगर उसकी स्टाइकोमेट्रिक वैल्यू सेम है, 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ तक बात समझ में आई बच्चों? जल्दी बताओ फिर आगे चलें। शाबाश, जल्दी बताओ बच्चों। बच्चों अब अपने क्या निकालने जा रहे हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी निकाल लिया आपने, है ना। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकाल लिया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी निकाल लिया, यानी ए के खत्म होने की दर निकाल ली अपने, बी के बनने की दर निकाल ली, बी उत्पाद के बनने की दर देख लिया। अब हम निकालने जा रहे हैं फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन निकालने जा रहे हैं। वो कैसे निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन, यानी आर ओ आर कैसे निकालेंगे अपने, आर ओ आर रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर कैसे निकालेंगे। तो उसका निकालने का तरीका यही है, आपको ये बात पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जो रेट आएगा वही उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा, चाहे वो बी की रिस्पेक्ट में हो तो वही उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अभिक्रिया की दर अगर आपको निकालनी हो तो ए के खत्म होने की दर डिसअपीयरेंस ऑफ ए रिएक्टेंट का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वही रेट ऑफ रिएक्शन पूरी केमिकल रिएक्शन का होगा। पूरी केमिकल रिएक्शन का देखने जा रहे हैं क्योंकि स्टाइकोमेट्रिक 1 इज इक्वल टू 1 है ना। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल होगा ए के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन के, जो कि x बाई टी है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, प्रोडक्ट की बात करें, तो आपको पता है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमने ये निकाला था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकाला था, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन डी, जो कि जहां हमारी वैल्यू क्या आई थी, x बाई टी आई थी, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन की इज इक्वल होगा। अभिक्रिया की दर डिपेंड तो इन्हीं भी करती है ना। तो आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, दोनों के दोनों सेम है और दोनों के दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेंगे, निर्धारित करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों बात समझ में आई? ये रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका है हमारा। बोलो बच्चों, बात समझ में आई आपको? तो एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि इस वाले में हमेशा नेगेटिव लगाते होते हैं, रिएक्टेंट के केस में यहाँ पर कभी नेगेटिव नहीं लगाते हैं। नेगेटिव तो लगाते हैं, नेगेटिव यहाँ पर हमें दो चीज़ें बताता है। एक तो ये बताता है कि रिएक्टेंट की खत्म हो रहा है, रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, रिएक्टेंट फिनिश हो रहा है, मतलब डिसअपीयर हो रहा है, रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, नेगेटिव बताता है। दूसरी बात, हमें नेगेटिव इसलिए बताते हैं ताकि हमें रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव करना होता है, एक्स बाई टी को पॉजिटिव करना होता है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव करनी होती है। ये लगाना कभी मत भूलना। तो ये हमने डिराइव कर लिया जब केमिकल रिएक्शन में 1 स्टाइकोमेट्रिक और 1 स्टाइकोमेट्रिक है ना। ये हमने डिराइव कर लिया रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकाल लिया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी निकाल लिया, ए के खत्म होने की दर निकाल ली, बी के बनने की दर निकाल ली और रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया, अभिक्रिया की दर निकाल ली।
है ना। ये तो हमें इस टाइप की अगर केमिकल रिएक्शन दी हो तो हम निकाल सकते हैं। अब मैं ना स्टाइक्योमेट्री को 1/, ये जो 1 है ना, इसको मैं चेंज करने जा रहा हूँ। ये अपने पढ़ेंगे कल। एक बार आप इतना करके देखो, अपने हाथों से लिख करके देखो इसको बार बार। फिर मैं अब आपको सेकंड टाइप जो है, जहां पर मैं स्टाइक्योमेट्रिक चेंज कर दूंगा, इसकी रस मितीकरण को बदल दूंगा। मान लो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लगाते हैं अपने। अगर मैंने इस स्टाइक्योमेट्रिक, इसके नंबर ऑफ मोल्स को मैंने बदल दिया, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट, वो बात करेंगे अपने मंडे को राइट 9 o'clock आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। आप सारे बच्चों ने आना है। तो अगले वीक कोई भी क्लास मैं ऑफ नहीं करूंगा। मैंने सारी टेक्निकल जो भी प्रॉब्लम्स हैं इसकी सॉल्व कर दी हैं यूट्यूब की। अब अगले वीक आपने सारे लेक्चर लगाने हैं। बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, मैंने चेक किया है, बच्चे बहुत कम आ रहे हैं। बीएड वाले बच्चे बहुत कम आ रहे हैं। सिर्फ मुश्किल से ये मान लो सिर्फ 20 बच्चे आ रहे हैं। क्या वो 20 बच्चे ही मानूं मैं बीएड में? जल्दी बोलो फटाफट। बच्चे बहुत कम आ रहे हैं। बच्चों आप क्लासें लगाओ, आपका ही फायदा है। और ये वीडियो ऑलवेज सेव रहेगी। ये आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। सिर्फ मैंने जानबूझ करके सिर्फ 25 मिनट का ये लेक्चर बनाया ताकि आप इजीली पढ़ सको। आपने सुनना है, नोट्स आप बाद में बनाते रहना, कोई दिक्कत नहीं। नोट्स हमारे पास बुक्स पड़ी हैं, बहुत मटेरियल पड़ा है हमारे पास, लेकिन आप जब तक सीखोगे नहीं काम को तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन की आज लेक्चर की शुरुआत हो चुकी है। मैं रेट ऑफ रिएक्शन को विद इन 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करवाऊंगा ताकि आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना आ जाए विद डेरिवेशन, विद फॉर्मूला, विद कंसेप्ट। आप अपने आप एक एक चीज निकाल पाओ। केमिकल काइनेटिक की टाइम बहुत पड़ा है हमारे पास, हमारा सेशन बहुत लंबा है, इसलिए एक एक चीज को आराम से करेंगे, सीखेंगे, इसको करना सीखेंगे, ताकि कल को आप जब लेक्चरर बनो तो उन चीजों को समझा पाओ, एक्सप्लेन कर पाओ। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर कल। थैंक यू, बाय बच्चों।